नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के चौथे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग 1 से लेकर के 8 दिसंबर के सारे शिफ्ट की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भारत का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये हमारा भारत हुआ, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण पूर्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संगीतकार को वर्ष 2022 तक भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन जो आपके दिए गए थे उसके हिसाब से उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, अल्लाह रखा के ये पुत्र थे, इनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। इनको 2 आपके पद्म पुरस्कार मिले हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेता अगर हम लोग संगीतकार की बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी हो गई, MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि पहले संगीतकार हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, और एक आपके हैं जिनको 2019 में मिला था असम वाले, उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एंजाइम पूछा गया होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइपेज। छोटी आंत में वसा के पूर्ण पाचन में आपका लाइपेज एंजाइम मदद करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो हमारे यकृत से पित्त प्राप्त होता है वो आपके वसा को तोड़ने में सहायक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पोटेशियम का परमाणु भार या फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए, अगर परमाणु भार पूछा गया होगा तो ये होता है 39, बाकी इसका सिंबल आपका K होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका होता है 19। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में FATF के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है। तो सिंगापुर के हैं टी राजा कुमार, जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि FATF का जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, और ये जो टी राजा कुमार हैं इन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नाम इनका है देवाशीष पांडा। सुभाष चंद्र खूंटिया का इन्होंने स्थान लिया है। और अगर हम लोग IRDAI की बात करते हैं तो हमारे देश में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली ये एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा और यमुना नदियों का मिलन कहाँ होता है। मतलब इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। इन दोनों नदियों का मिलन होता है आपके प्रयागराज में। कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य का प्रकार है। यानी कि एक प्रकार का ये सोलो डांस है, यानी कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपके अकेले दिया जाता है। तो हमारे भारत में मुख्य रूप से 2 ऐसे डांस हैं जो कि आपके सोलो डांस हैं। एक तो आपके केरल का मोहिनी अट्टम है, और एक हमारे तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये जो डांस है वो आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला यह एकल नृत्य है। वहीं पर अगर हम लोग भारतनाट्यम की बात करते हैं तो इसमें आपका एकल नर्तक होता है, संगीतकार होता है, और एक से अधिक गायक इसमें शामिल होते हैं, लेकिन डांस करने वाला व्यक्ति इसमें भी आपका
एक ही होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार कहाँ मिला है। तो देखिए, अगर सोने के भंडार की हम लोग बात करते हैं तो कुछ साक्ष्य आपको हरियाणा के राखी गढ़ी में प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग सोने का प्रयोग करते थे वो सोना आखिर में आता कहाँ से था। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश की जो सबसे पुरानी गोल्ड फील्ड है, नाम उसका है KGF 1 और 2, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि आपको कर्नाटक में मिलेगी। तो वहीं से हड़प्पा वाले भी सोना लेकर के आते थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय न्यायपालिका में कितना स्तर होता है, यानी कि ये आपके कितने लेवल की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी जो न्यायपालिका है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि इसमें आपको 3 लेवल देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, दूसरे नंबर पर हमारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है, और तीसरे नंबर पर आता है जिला और सत्र न्यायालय। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान माह के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, इसे हम लोग ईद के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग ईद उल फितर भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने 624 ईस्वी में जंग ए बदर को लड़ा था, जिसमें उनको जीत प्राप्त हुई थी, और इसी जीत के उपलक्ष्य में ईद उल फितर मनाया जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में दिवाली है कि भगवान राम के रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी प्रकार से ईद उल फितर आपके पैगंबर मोहम्मद के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न देखिए पूछा गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है। दरअसल प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 30 है, इसमें आपके अल्पसंख्यक वर्गों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन करने का अधिकार मिला है आर्टिकल 30 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक ठंडा जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा टुंड्रा जलवायु क्षेत्र। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ रीजन है, वहाँ पर आपको सबसे ठंडी जलवायु देखने को मिलेगी। तो टुंड्रा बायोम में आपका सबसे ठंडा है, ये आपके बहुत ही कम मात्रा में वर्षा भी प्राप्त करता है, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और जो आपका साइबेरिया है, यहाँ पर आपको इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2015 में जो फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। अब देखिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था। तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था आपके चिली देश में। कहाँ पर? चिली देश में इसका आयोजन हुआ था, और इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की टीम रही है विजेता। बाकी यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी इस साल भारत में जो हमारे वर्ल्ड कप हुआ है, वो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था, जो कि आपके उड़ीसा, गोवा और मुंबई में आयोजित किया गया, नवी मुंबई में आयोजित किया गया। और इस विश्व कप के अगर हम लोग विजेता की बात करें तो नाइजीरिया इसमें रहा था विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुक्केबाजी का खेल किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है। तो अगर हम लोग मुक्केबाजी की बात करते हैं तो इसके लिए आपका होता है बॉक्सिंग रिंग। क्या होता है? बॉक्सिंग रिंग होता है, जहां पर इस खेल को खेला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सबसे कम साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा हमारे बिहार राज्य में। कई बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की साक्षरता 74.04% है। सबसे अधिक आपके केरल में है 94% से ज़्यादा, और सबसे कम आपके बिहार में है 61% से थोड़ा सा ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पूंजीगत लाभ कौन सा है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए थे। देखिए, पूंजीगत लाभ होता क्या है, इसे आप लोग जान लीजिए। तो पूंजीगत लाभ उस राशि को कहा जाता है जो परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि में से
परिसंपत्ति के क्रय करने के लिए व्यय की गई राशि को घटाने में प्राप्त होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं 1 लाख रुपए की, उसको बेच देते हैं 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 रुपये का यहाँ पर आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है। हालांकि ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, बस उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। 1 लाख की गाड़ी लेंगे तो 80,000 की बिकेगी। बीदर में कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा ढाली गई, यानी कि कौन सा कोइन सबसे ज़्यादा मिंट हुआ, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक बार फिर डिकम्पोजिशन से कोई प्रश्न आया था, ये वाला प्रश्न भी मुझको नहीं मिल पाया है। एक कोई प्रश्न आपका था देवदासी अवार्ड से। अब देखिए, देवदासी नाम का तो कोई अवार्ड हमारे यहाँ पर दिया नहीं जाता है, लेकिन इस साल महिला दिवस के अवसर पर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कर्नाटक की जो शोभा गुप्ता हैं, उनको देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। तो आप बताइएगा, क्या आपके नारी शक्ति पुरस्कार से प्रश्न था? लेकिन ये पुरस्कार मिला था शोभा गस्ती को। क्या नाम है? शोभा गस्ती। ये आपके हैं कर्नाटक की। एक प्रश्न कोई हिंदू विश्वविद्यालय से आया था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रहा होगा, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी एग्जैक्ट ये वाला प्रश्न भी नहीं मिला है। भारत में दूसरी जो सबसे पुरानी मस्जिद है, ये आपकी कब बनी या किस शताब्दी में खोली गई थी? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे जो पुरानी मस्जिद है, ये भी आपको केरल में ही मिलेगी। नाम इसका है मलिक दीनार मस्जिद, और ये जो आपकी मस्जिद है वो 720 से 740 एडी के मध्य कभी बनाई गई थी। भारत के सबसे पुरानी मस्जिद का नाम भी पूछा जाता है, ये भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगी। नाम इसका है चेरामन जुमा मस्जिद। क्या नाम है? चेरामन जुमा मस्जिद इसका नाम है। तो इस प्रकार से 8 दिसंबर के चौथी शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।